नमस्कार। आज हम वजीर एक्स से जुड़े कुछ ताज़ा घटनाक्रमों पर बात कर रहे हैं। इसने क्रिप्टो बाजार में काफ़ी हलचल मचा दी है। एक तरफ तो वो $235 मिलियन मतलब करीब 2021 करोड़ रुपए की जो बड़ी हैकिंग हुई, उसके बाद एक गहरी जांच शुरू हुई है। और दूसरी तरफ कंपनी को वापस पटरी पर लाने की कोशिशें भी चल रही हैं। हमारे पास न्यूज़ दुनिया की रिपोर्ट के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं। इनसे हमें ये पूरी तस्वीर समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो आइए इन सूत्रों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वजीर एक्स और भारत में क्रिप्टो के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIUIND की जांच से। ये जांच, जैसा हमने कहा, 18 जुलाई 2024 को जो वो बड़ी हैकिंग हुई उसके बाद शुरू की गई है। और दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर वजीर एक्स यूजर्स नाम का एक ग्रुप है। उन्होंने एक सरकारी दस्तावेज शेयर किया। उससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ अफवाहें नहीं हैं, बल्कि एक औपचारिक जांच चल रही है। जी बिल्कुल। और ये जांच इसलिए भी बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि जो ब्लॉकचेन एनालिस्ट हैं उनका शक उत्तर कोरिया से जुड़े लाजरस ग्रुप पर है। ये लाजरस ग्रुप पहले भी आपको पता होगा बड़े वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो एक्सचेंजों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। बहुत शातिर तरीके होते हैं इनके। अनुमान ये है कि इस साइबर हमले में वजीर एक्स में अपने कुल रिजर्व का शायद 45% तक गंवा दिया होगा। FIUIND तो है ही है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पर नजर रखती है। साथ में सर्टेन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और साइबर क्राइम पोर्टल भी इसमें शामिल है। तो ये दिखाता है कि जांच कितने अलग अलग लेवल पर मल्टी लेयर्ड है। लाजरस ग्रुप का नाम आना ये तो वाकई चिंताजनक बात है। क्या इनके शामिल होने के शक से जांच की प्रक्रिया या शायद उसकी दिशा बदल सकती है? मामला और पेचीदा हो जाता है? हाँ बिल्कुल। लाजरस ग्रुप का नाम आते ही एक तो जांच का अंतर्राष्ट्रीय पहलू जुड़ जाता है और दूसरा तकनीकी जटिलता बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे समूहों के काम करने के तरीके काफी छुपे हुए होते हैं। डिजिटल सबूतों को ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, ये जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए इतनी सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। समझ गया। अच्छा, अब जांच से हटकर जरा कंपनी को बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं उस पर आते हैं। एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एक पुनर्गठन योजना, उस पर काम चल रहा है और सिंगापुर हाई कोर्ट ने इस पर दोबारा वोटिंग कराने की इजाजत दे दी है। ये काफी अहम फैसला है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने पहले 4 जून 2025 की अपनी एक पॉलिसी थी उसे रद्द किया था और अब 30 जुलाई से 6 अगस्त 2025 के बीच इसी दौरान नए सिरे से वोटिंग की अनुमति दी है। अच्छा। अब देखिए, ये वोटिंग सफल होगी या नहीं ये कई बातों पर निर्भर करेगा। पहले तो लेनदारों को इसके पक्ष में वोट करना होगा, फिर एक इंडिपेंडेंट असेसर होगा, वो नतीजों को वेरीफाई करेगा और फिर आखिर में कोर्ट की मंजूरी चाहिए होगी। अगर ये सब ठीक रहा तो जानमई इंडिया, जो वजीर एक्स चलाती है और FIO के साथ रजिस्टर्ड भी है, वो टोकन बांटने का काम शुरू करेगी। प्रभावित यूजर्स को? जी हाँ, प्रभावित यूजर्स को। और कहा गया है कि ये मंजूरी मिलने के 10 कारोबारी दिनों के अंदर होगा। और हाँ, स्थिरता बनाए रखने के लिए कोर्ट ने जो लेन देन पर रोक लगी थी यानी मोरेटोरियम, उसे भी 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। अच्छा, यानी एक तरह से पॉज बटन दबा दिया है ताकि पुनर्गठन पर ठीक से काम हो सके। बिल्कुल। तो यूजर्स के लिए तो ये दोबारा वोटिंग और टोकन मिलने की संभावना ये काफी मायने रखती है। हालांकि अनिश्चितता तो अभी भी है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आया है। सुनने में आया है कि FIU की जांच का दायरा अब सिर्फ वजीर एक्स तक नहीं रहा। नहीं, इसमें दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बिनांस का नाम भी जुड़ गया है। जी। और खासकर ये सीमा पार वॉलेट ट्रांसफर्स पर नजर है। हाँ, और ये पहलू इस मामले को बिल्कुल एक आप कह सकती हैं नई दिशा दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक खास तौर पर पाकिस्तान से जुड़े कुछ निजी वॉलेट्स के बीच जो लेन देन हुए हैं वो जांच के दायरे में है। पाकिस्तान से जुड़े? जी। चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसे गतिविधियों का इस्तेमाल भारत के जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर या दूसरे सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ अस्थिरता फैलाने या अवैध कामों की फंडिंग में तो नहीं हो रहा। ये बात इस मामले को सिर्फ एक वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर अपराध से कहीं आगे ले जाती है। अब ये सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है। तो ये देखना अहम है कि कैसे क्रिप्टो लेन देन जो अपनी गुमनामी के लिए जाने जाते थे अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की इतनी बारीक जांच के दायरे में आ रहे हैं।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलेटर्स अब क्रिप्टो को सिर्फ एक नई फाइनेंशियल एसेट के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से भी इसे ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है? ऐसा ही लगता है। ये घटनाक्रम निश्चित रूप से इसी ओर इशारा करते हैं। नियामक अब क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल की संभावनाओं को लेकर, खासकर सीमा पार अवैध गतिविधियों में इसके इस्तेमाल को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं, और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भारत में रेगुलेशन के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला, WazirX पर जो $235 मिलियन का हैक हुआ, उसके बाद FIU-IND की औपचारिक जांच चल रही है। लाजरस ग्रुप का शक है। जी। दूसरा, सिंगापुर हाईकोर्ट ने WazirX की पुनर्गठन योजना पर दोबारा वोटिंग की मंजूरी दी है 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच। ठीक है। और अगर वोटिंग सफल रही, कोर्ट ने मंजूरी दी, तो ज़ानो में इंडिया प्रभावित यूजर्स को टोकन देगा। हाँ, और लेन देन पर रोक यानी मॉरेटोरियम वो 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल। और सबसे ताज़ा बात, FIU की जांच का दायरा बढ़कर अब बिनांस तक पहुंच गया है। सीमा पार लेन देन, खासकर पाकिस्तान से जुड़े ट्रांसफर्स अब नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देखे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आने वाले हफ्तों में ये जो दोबारा वोटिंग होनी है, उसका नतीजा WazirX के भविष्य के लिए तो बहुत अहम होगा ही, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो अब उभर रहा है वो ये है कि जिस तरह से सीमा पार क्रिप्टो लेन देन पर ये निगरानी बढ़ी है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, क्या ये ट्रेंड भारत में और शायद दूसरे देशों में भी सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों के काम करने के तरीके और उनके रेगुलेशन को हमेशा के लिए बदल देगा? ये निश्चित रूप से आगे देखने और सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर नजर रखनी होगी।